नमस्कार दोस्तों, आपका मनोज के 23 चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड हाई स्कूल के हिंदी विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। तो ऑप्शन इसमें है, पहला ऑप्शन है वंशीधर शुक्ल, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है वैकुंठनाथ शुक्ल और चौथा है आचार्य रामचरण शुक्ल। तो आपका आंसर सही हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल युग का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा है। और शुक्ल युग को एक और नाम से जाना जाता है, वह है छायावाद युग। कौन सा? छायावाद युग। अगला प्रश्न देखते हैं, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। जैनेन्द्र, दूसरा ऑप्शन यशपाल, तीसरा ऑप्शन प्रेमचंद और चौथा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। इनका एक और उपन्यास है गोदान, जो बहुत प्रसिद्ध है। यह भी पूछा जा सकता है, गोदान और गबन। गोदान और गबन भी इनका उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ध्यान देना है, कौन नहीं है। जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो शुक्ल युग के जो आपके नाटककार नहीं हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है इनमें से। तो हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे वेचन शर्मा उग्र, रामविलास शर्मा। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, यह बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है। इसके जो लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन हैं। इनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं। इन्होंने 4 भागों, पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग आपका है नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर, बसेरे से दूर और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। तो ये चारों आप याद कर लीजिएगा। कोई भी इनमें से कोई भी आत्मकथा पूछ सकता है, इसके लेखक कौन है या पूछ लेगा, यानी इसकी विधा भी पूछ सकता है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका आंसर सही हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन को यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। और ये घुमक्कड़ी स्वभाव के थे। ये बचपन से ही क्या थे? घुमक्कड़ी स्वभाव के थे। इन्होंने कई देशों की यात्राएं की है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? यात्रा साहित्य का लेखक कहा जाता है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है। देव, घनानंद, भूषण या विहारी। तो आपके कौन से हो जाएंगे? भूषण, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका किसकी रचना है? बिहारी की है, केशव की है, भूषण की है या मतीराम की है। तो किसकी है? केशव दास की है। इनकी एक और रचना का नाम है, बहुत प्रसिद्ध है, कभी पूछा जाता है और पूछ भी सकता है। क्या नाम है? रसिक प्रिया। कौन सा? रसिक प्रिया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रियप्रवास किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। तो प्रियप्रवास बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार पूछा गया है। तो इसके जो लेखक हैं कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। और प्रियप्रवास को खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य भी कहा गया है। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य भी कहा गया है। किसको? प्रियप्रवास को। अगला प्रश्न हम देखते हैं,
राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार इनमें से कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रानंदन पंत? तो राम की जो शक्ति पूजा है ये किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी एक और रचना भी पूछ सकता है, सरोज स्मृति भी पूछ सकता है आपसे, सरोज स्मृति। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, यह भारतेंदु युग के हैं और तीनों प्रगतिवादी युग के हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक, हास, रति या उत्साह? तो हास्य रस का स्थायी भाव आपका क्या हो जाएगा? हास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या यमक अलंकार? तो यह जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनो, ये सब शब्द जब ये वाचक शब्द जहाँ भी कहीं आए ये वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुद बुद दे रहा। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद बताना है। इसमें इनमें से कौन सा छंद होगा? रोला, दोहा, वैरवय या सोरठा? तब इसको हमको मात्राओं को गिनना पड़ेगा, मात्राओं को गिनना पड़ेगा। लिख कर लोहित, लिख कर लोहित लेख, तो यह पहला चरण है। पहले चरण में कितनी मात्राएं हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा। कितना? 11 है। पहले चरण में 11 है तो दूसरे में कितना होगा? 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2, कितनी हुई? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं हो रही हैं? 11 और दूसरे में 13। जब पहले और तीसरे चरण में 11, इसमें भी तब आपकी कितनी होंगी? 11 मात्राएं, और इसमें चौथे चरण में 13 हो रही हैं। पहले में 11, तीसरे में 11, दूसरे में 13 और चौथे में 13। तो जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं, वह सोरठा छंद कहलाता है। कौन सा छंद कहलाता है? सोरठा छंद कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न संख्या हम 14 देखते हैं। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। यहाँ पे उपसर्ग लिखा है, इनमें से उपसर्ग किसमें नहीं लगा है? उपदेश, ऊपर, उपनाम या उपवन? तो इसमें उपधन देश, उपधन नाम, उपधन वन ऊपर में नहीं लगा है। किसमें? ऊपर में। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इक, दिन, निक, इनमें से सभी। दैनिक में आपका इक प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? इक प्रत्यय। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। त्रिवेणी में कौन सा समास है बताना है हमको। द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या अव्ययी भाव है? तो त्रिवेणी में आपका द्विगु समास हो जाएगा, और द्विगु समास का सूत्र होता है संख्यावाची द्विगु। संख्यावाची द्विगु। क्यों? पहले संख्यावाची द्विगु कहता है कि जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। तो त्रिवेणी का समास विग्रह क्या होगा? 3 वेणियों का समाहार। 3 वेणियों का समाहार। तो पहला पद क्या हुआ? संख्यावाची हुआ। तो द्विगु समास में कहता है जो पहला पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास वहाँ पर
होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिए कि नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन है भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता या देवनदी। तो आपका गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं? कालिंदी नहीं है। कालिंदी किसका पर्यायवाची है? कालिंदी आपका यमुना का पर्यायवाची है। किसका है? यमुना का पर्यायवाची है। और तीनों भागीरथी, सुरसरिता और देवनदी यह किसके हैं? गंगा के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। इत्यादि का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि, इत धन यादि, इत्य धन आदि, इनमें से सभी। तो इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद है पहला होगा इति धन आदि, और इनमें कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है। फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का, तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है फलम, फले, फलेन, फलह। तो तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप हो जाएगा ये फलह। क्या हो जाएगा? फलह। और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 20 प्रश्न पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ के रूप में। तो अंतिम प्रश्न है, हसतु, हसतु धातु रूप का वचन और पुरुष है। हसतु का, हसतु किस धातु वचन पुरुष का है? तो हसतु किसका है? एक वचन। हस धातु का है। यह किसका है? हस धातु का है। हस धातु का है, एक वचन और प्रथम पुरुष का है। और किस लकार का है यह भी जान लेते हैं। यह लोट लकार का है। किस लकार का है? लोट लकार का। लोट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। तो जल्द ही हम अगला मॉडल पेपर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।